हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनिशिएंट एकेडमी। मेरा नाम है निखिल। जैसा कि हमने पहले फास्ट रिवीजन सीरीज के बारे में डिस्कस करा हुआ था, जिसके थ्रू हम आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th के फास्ट रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे। आज उसी सीरीज के साथ मैं आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल नीड्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्यों हमारी कंट्री बनाई, या फिर कंट्री कोई भी कंट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरतें क्या रहती हैं। दूसरा हम ये भी साथ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। हमने बहुत जगह सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बुक और द सुप्रीम रूल बुक ऑफ एनी कंट्री। क्या बस ये समझना सही है? शायद नहीं। आइए तो हम और डीपली समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल रूल बुक है जिसके थ्रू कंट्री का एवरी गवर्नेंस डिसाइड होता है। गवर्नेंस का मतलब हाउ द गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म, हाउ द गवर्नमेंट वुड फंक्शन, हु वुड हैव द अथॉरिटी इन द कंट्री। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्राइम मोटिव। यही बताता है कि ये ओरिजिन पॉइंट है कंट्री के हर एक गवर्नेंस का। समझिए इस बात को कि कंट्री का जो भी गवर्नेंस रहेगा वो सब चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन उतना सुप्रीम नहीं होता, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। बट इंडिया इज दैट कंट्री वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यही बात रहती है कि इसको इंडिया में भी सुप्रीम रूल बुक ऑफ कंट्री कहा जाता है, और जो भी अदर लॉज हैं इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं कर सकते। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेफिनेशन। सो जैसे कि अपने को कंक्लूड करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम रूल बुक ऑफ द कंट्री थ्रू विच ईच एंड एवरी गवर्नेंस इज टेकन ओवर। इसके बाद हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री और इन एनी कंट्री, कि कॉन्स्टिट्यूशन की असलियत पे नीड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भाई करवाता क्या है आखिरकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब सबसे पहले समझते हैं तो इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट डज कोऑर्डिनेशन मीन, इसको भी हम समझते हैं। आपने देखा होगा इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे डाइवर्सिटी भर भर के है, भर भर के इन द सेंस रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। आप खाने में देखिए तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कास्ट में देखिए तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि जहां पे ज्यादा विविधता होगी वहां पे ज्यादा लड़ाइयां होंगी। बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा विविधता उतनी ज्यादा लड़ाई। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी युद्ध के संग्राम में खड़े हों और बस लड़ाई देखते जाएं। ये चीज कम करने के लिए, ये चीज क्या, ये चीज मतलब लड़ाइयां कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कोऑर्डिनेशन बनाता है ये समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स पार्ट पे कुछ आपके राइट्स, जिसके थ्रू आप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं मतलब भाई जब आपके पास राइट्स होंगी, आपके अपने मौलिक अधिकार होंगे जिसके थ्रू आप अपने वॉइस रेस कर सके सोसाइटी पे, तभी तो आप सोसाइटी पे अच्छे से जी पाएंगे। और अगर ऐसी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवा पाता है तो इट इंश्योर्स दैट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन इन अ सोसाइटी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरी नीड पे बढ़ते हैं आगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है आखिर? कॉन्स्टिट्यूशन अलोकेट्स पावर इन द कंट्री। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पावर रेंजर एसपीडी खिलवा रहा है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल वर्क है पावर्स को एलोकेट करवाना। पावर्स को किसको एलोकेट करवाना? पावर एलोकेशन का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है। पावर एलोकेशन मतलब क्या आखिर, ये तो डाउट हमारे मन में आएगा ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर एलोकेट करवाता है लीडर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कंट्री में किस इंडिविजुअल के पास या किस अथॉरिटी के पास पावर्स जाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Constitution allocates power to government of India. Government includes so many parts in it. For example, judiciary is one of part of
government of India. Then comes legislature, which is also a part of government. And here is also what? Executive. Executive is also power of government, जिसको आप समझ सकते हैं ये मोदी जी हैं, ये हमारे ओम बिरला साहब की पूरी गैंग है, और जो ये जुडिशरी आपको दिख रही है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने हर एक डिवीजन को, जैसे कि जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, इसको पावर डिवाइड करी गई है। अब हमारी थर्ड पॉइंट देखते हैं हम कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। सो इट डिसाइड्स व्हाट इट डिसाइड्स दैट हाउ द गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड। अब ये बताता है कि गवर्नमेंट आखिरकार बनेगी कैसे। गवर्नमेंट इधर पे हम समझते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं, ये आखिर मिनिस्टर्स बनेंगे कैसे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है, जो कि एग्जीक्यूटिव्स पार्ट में आपको अवेलेबल मिलेगा। दूसरी आप बात समझिए कॉन्स्टिट्यूशन की एक और नीड क्या है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। भाई लिमिट का मतलब क्या हुआ, जब ये पावर दे रहा है तो लिमिट आप इसलिए समझिए क्योंकि हर नेता संत नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नेता आपके द्वारा चुन के गया हो और वो आपका भला भला करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो नेता ऑटोक्रेटिक हो जाए, वो नेता अपने आप को एक डिक्टेटर मान ले। इस चीज को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है पावर को। किसकी पावर को? गवर्नमेंट की पावर को, कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी डिसीजंस ना ले पाए, गवर्नमेंट बहुत आराम से सोसाइटी फ्रेंडली डिसीजंस ले, पब्लिक फ्रेंडली डिसीजंस ले, जिसके थ्रू एक सोसाइटी जो है वो अच्छे से गवर्न हो पाए। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में फिर से कियोस मच जाए, किसी एक ग्रुप को दबा दिया जाए, किसी एक ग्रुप को उठा दिया जाए। ऐसे कोई आर्बिट्ररी डिसीजंस ना हो, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो लिमिट करी जाती है किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब आगे और बात समझिए कैसे ये लिमिटेशंस और बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट इनके आर्टिकल्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस करता क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ये करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन पार्ट है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच पे पावर का डिवीजन बनाए रखे। और अगर कोई भी एक पार्ट अपनी पावर एक्सीड करता है तो उस एक्सीड को लिमिट करने के लिए दूसरा पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसकी पावर लिमिट करी जाए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंक्शन, जो कि कहलाता है इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ इट वुड एम्पावर स्टेट्स टू अचीव सोशल गोल्स। सोशल गोल्स आखिर क्या होते हैं? एजुकेशन। आपने पहले सुना होगा देयर वाज नॉट अ मैंडेटरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पहले ये कंपलसरी नहीं था कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, बट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, जिसके थ्रू आपको राइट टू एजुकेशन, दैट इज 6 से 14 साल के बच्चों को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ये हो गया स्टेट गोल्स, सोशल गोल्स हो गए, जो कि कौन अचीव कर पाएगा? हमें स्टेट्स अपने थ्रू ऐसे काम करवाएंगे जिसके थ्रू सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ जाए। ऐसा नहीं कि बस सोसाइटी की ग्रोथ होती जाए, सोसाइटी एक्चुअली में डेवलप हो। जैसे कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये बोलता है कि जो सोसाइटी की रिसोर्सेस रहेंगे वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और उनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए एक जगह। ये भी सोसाइटी का एक गोल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और नीड हमें पता चलता है कि इट एम्पावर्स स्टेट टू अचीव व्हाट? टू अचीव सोशल गोल्स। हमारे सोशल गोल्स यही रहेंगे कि जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस हैं वो अपने आप आगे बढ़ पाए। ये कौन करवाएगा? स्टेट करवाएगा। जो भी रिसोर्सेस हैं वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये कौन करवाएगा? ये स्टेट करवाएगा। Therefore, it empowers state to achieve social goals. Now, what is the next function of constitution? Constitution gives us identity. Identity of what kind, brother? Identity of India. As there is one mention in the preamble
प्रियम्बल में एक मेंशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल या फिर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि ये हिंदू समाज, ये मुस्लिम समाज, ये सिख समाज या ये बुद्ध समाज। प्रियम्बल में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे देश के नागरिकों को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जो कि है नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी में होता क्या है? नेशनल आइडेंटिटी में हम सारे जितने भी लोग हैं वो अपने आप को एक मानते हैं, एक नेशन का मानते हैं, जिसके थ्रू ये चीजें कम हो सकती हैं कि हमारे सोसाइटी में डिवीजन और कन्फ्लिक्ट्स ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को गिव करता है, यानी कि ये जो बेसिक नीड्स हैं क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन इन सोसाइटी, इट allocates power in the country, that who should have the powers in the country, it decide how the government would be formed। ये बताता है कि गवर्नमेंट आखिर बनेगी कैसे, अगले साल मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे। ये बताता है कि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इट डू, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी चीज का वायलेशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट आर्बिट्ररी ना बन जाए, गवर्नमेंट एक लिमिटेड पावर में फंक्शन करे। इट वुड एम्पावर स्टेट्स टू अचीव सोशल गोल्स, सोशल गोल्स अचीव करवाए। कौन? हम लोग नहीं जाएंगे, हमें पढ़ना है भैया, हमें पढ़ाई करने के लिए मौका दो। सोसाइटी या स्टेट खुद ऐसे अमेंडमेंट्स और ऐसे लॉज लाए जिसके थ्रू ये सोसाइटल गोल्स अचीव हो पाए, जिसके थ्रू सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाए। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस आइडेंटिटी। व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दैट इज टू बी नेशनल आइडेंटिटी, नॉट एनी रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटी। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई डज कॉन्स्टिट्यूशन हैव अथॉरिटी। आखिर हम इस एक लॉ की किताब को, एक कानूनों की किताब को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? एक क्वेश्चन तो हमारे मन में आएगा ना, एक क्वेश्चन आना लाजमी है। पर हम ये भी तो समझे कि इतनी अथॉरिटी जब मिली है कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो कुछ ना कुछ इस प्रकार है कि इट हैव अथॉरिटी ड्यू टू फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने बनाया है, यानी कि जो फ्रेमर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत ही लेजिटिमेट पर्सनालिटी थी। लेजिटिमेट कैसे? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कुछ थे फ्रीडम फाइटर्स, कुछ बहुत बड़े तबके के लॉयर्स थे। आप जितने भी देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यह भी बोला जाता था कि इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज। ये एक चीज है। दूसरी ये है कि उसमें जितने भी मेंबर्स थे, वो जितने भी मेंबर थे सब इंडियन सिटीजन थे। तो कोई भी देश का नागरिक, कोई भी घर का बच्चा होगा, वो अपने घर का बुरा तो नहीं चाहेगा, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को ये एक और सैंक्टिटी मिल जाती है, ये और एक और अथॉरिटी मिल जाती है कि जितने भी फ्रेमर्स थे वो सब इंडिया के थे, अपने देश के प्रति लॉयल थे, अपने देश को छुड़वाना चाहते थे ब्रिटिशर्स के चंगुल से, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या है? अथॉरिटी है, क्योंकि उसके फ्रेमर्स थे वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक थे, बहुत ज्यादा अपने देश के प्रति लगाव रखते थे, वो किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। नाउ एक और बात है भाई, एक चीज हो गई, ठीक है, बस फ्रेमर्स थे। दूसरी बात भी तो ऐसे बताओ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान सके कि हाँ ये हमारे लिए है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट्स हैविंग अथॉरिटी एज इट represents each and every section of the society। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के पास इसलिए अथॉरिटी है क्योंकि ये केवल अडानीज अंबानीज का नहीं है, या तो ये केवल झुग्गी झोपड़ियों वालों का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हर सोसाइटी के हर एक तबके को अपने अंदर समाहित करता है। जैसे कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये पुअर लोगों के लिए है। इसके बाद सोसाइटी में इक्वालिटी आए, जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 विच प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी डिप्राइव्ड क्लास है, जो भी कास्ट इशू फेस कर रहा है, उसके सामने ये मुद्दा ना आए कि उसको अनटचेबल उसकी कास्ट के बेसिस पे बताया जा रहा है। समझिए इस बात को। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक ग्रुप को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, जैसे कि एसटी एससी ग्रुप भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेबल है, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है बहुत सारे लेजिस्लेचर्स पे। एंग्लो इंडियन पीपल्स होंगे, उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन के लिए जगह प्रोवाइड करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लेजिटिमेट माना गया है। क्योंकि क्यों?
ये सोसाइटी के हर एक तबके को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। लेट इट बी एनी पुअर पर्सन, लेट इट बी एनी एंग्लो इंडियन पर्सन, लेट इट बी एनी एसटी और लेट इट बी एनी एससी। इसके बाद क्या है कि इट एंश्योर्स, व्हाट इट एंश्योर्स, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब क्या है? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जुडिशरी है उसका एक अपना रोल है गवर्नेंस पे, जो एग्जीक्यूटिव है उसका एक अपना रोल है गवर्नेंस पे, और जो लेजिस्लेचर है उसका एक अपना रोल है गवर्नेंस पे। इनमें से कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट के प्रति इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, और अगर कोई अपनी पावर को एक्सीड करता है तो ये उस पावर को भी लिमिट करेंगे। कौन? अदर पार्ट्स। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा लेजिटिमेट बनाने वाला सोर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी अथॉरिटी क्यों है। वैसे ही हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब भाई जब हम पूरी सामग्री नहीं जानेंगे, जब हम उसके अंदर की बात नहीं समझेंगे, तो हमें उस चीज के बारे में भी समझ नहीं आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा योगदान दिया है। आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी है या नहीं, ये हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा मेंबर्स का ग्रुप था जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू व्हाट? थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। याद रखिएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब वो जो मेंबर्स थे उनके पास थी अथॉरिटी, क्योंकि वो इलेक्टेड थे। उनके पास क्या अथॉरिटी थी? कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना पाए। अभी हमने समझा कि क्यों जो वो थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वो लेजिटिमेट थे, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉयर्स थे, बहुत सारे लोग पेट्रियोटिक थे, बहुत सारे लोग नेशनल मूवमेंट के थ्रू आए थे, ये कारण था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहली बार मिली थी, वो मिली थी 9th of December 1946 को, पहली बार मिली थी। यानी कि ये आजादी से पहले का सब माहौल है। आजादी के बाद क्या हुआ? जब आजादी जैसे ही हुई, तो आजादी के बाद हुआ भारत और पाकिस्तान का डिवीजन, जिसके थ्रू मेंबर्स भी आपस में डिवाइड हो गए। तो आजादी के बाद असेंबली जो थी वो रीअसेंबल हुई, जो 14 अगस्त 1947 को मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं रीअसेंबली के बाद कितने मेंबर्स इसमें बचे हुए थे। तो आइए हम जानते हैं मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स जो इसमें आफ्टर पार्टीशन बचे वो थे 299, और इधर पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड नहीं थी, उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स थे वो अराउंड 350 प्लस थे। इट वाज साइंड बाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइन करा गया था 284 मेंबर्स के द्वारा। अब ये साइन करा कब गया था? तो ये साइन करा गया था 26 नवंबर 1949। आपकी एनसीईआरटी बुक्स पर प्रीएम्बल का पेज होगा, उस पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू प्रोवाइड इंडिया जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ वन डेट। वो डेट हैगी क्या? वो डेट है ये 26 नवंबर 1949। ये डेट के दिन सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन करा था। उसके बाद ये जो हमारा इतना विशाल का कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ऐसे ही नहीं कहलाया जाता है, इसमें लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन, कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमने इसको एनफोर्स करवाया, और तभी से 26 जनवरी 1950 को हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये रीजन है रिपब्लिक डे का। और अब आप समझिए कि वाई, समझिए नहीं, अब आप ये भी देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी क्यों? भाई डाइवर्सिटी होना तो जरूरी है,
क्योंकि हमारा जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा डाइवर्स था, तो हर एक तबके को उसमें इंक्लूड करा जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डाइवर्सिटी थी, जिसके थ्रू हर एक जो ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आराम से रिप्रेजेंट करवा पाए अपने आप को। तो इधर पे समझिए कि इधर हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे। सिख, देयर वर 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एज वेल। आप समझिए कि जो 28 मेंबर्स थे वो शेड्यूल कास्ट्स के भी थे। इधर पर वुमेन मेंबर्स भी थी और साथ ही पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी थे, लॉयर्स भी थे और साथ ही में फ्रीडम फाइटर्स भी थे। तो आप समझिए कि हर एक सेक्शन को प्रोवाइड, हर एक सेक्शन को इंक्लूड किया गया है इस पे। और समझिए कि व्हाई देयर वाज, व्हाट वाज द फॉर्मेशन स्टेज, यानी कि फॉर्मेशन हुआ कैसे और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इधर, तो ये था रिवीजन हमारे चैप्टर 1 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का, जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी क्या नीड्स हैं जो हमें बताती है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों आखिर इमर्ज होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक लेजिटिमेट सोर्स बन के आता है कंट्री के गवर्नेंस के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कैसे मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कौन सी कैसी कमिटीज थी। इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।